टॉपिक आ रहा है इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे यील्ड वाली बात करी हमने, है ना? या पॉलिसी रेट की बात करी या इन्फ्लेशन की बात करी या और भी जो इंडेक्स होते हैं जैसे सिटी सरप्राइज इंडेक्स था, ग्रोथ रेट था, ग्लोबल अनसर्टेनिटी था। तो वो तो मैं इकोनॉमिक सर्वे वाला डिस्कस कर ही रहा हूँ। उसके साथ-साथ एकदम बेसिक भी आपको बता रहा हूँ, जहाँ-जहाँ क्वेश्चन्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थे, है ना? ठीक है, ये बाल्टिक वाला देख लिया था हम लोगों ने और ये भी देख लिया था। तो बेसिकली ये होता है ना कि जैसे पॉलिसी रेट जो कहते हैं इंडिया में, तो पॉलिसी रेट हमारे इंडिया में क्या होता है? रेपो रेट होता है, ठीक है? रेपो रेट। तो रेपो रेट अब जैसे आप यूएसए में देखोगे, तो यूएसए में जो है आपका सॉरी 1 मिनट हाँ, तो यूएस में जो आपका रेपो रेट है, वो क्या है? मान लीजिए 4.25 है, ठीक है? और इंडिया में जो था अभी कुछ कम किया होगा 6.25 था इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, ठीक है? तो ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, है ना? इंडिया जो है हमेशा ज़्यादा ऑफर करेगा और ये तुम्हारा पॉलिसी रेट क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये अ, काइट है ना? ये ऐसे काइट है, ठीक है? ये ऐसे 3 काइट है और तीनों को जो है हमने क्या किया है, एक थ्रेड से जो है कनेक्ट कर दिया है और ये तुम्हारा एक थ्रेड क्या है? ये पॉलिसी रेट है। मतलब पॉलिसी रेट को अगर आपने कुछ एडजस्ट किया, तो आपका डिपॉजिट रेट भी चेंज होगा, आपका कॉल मनी रेट भी चेंज होगा, आपका रिवर्स रेपो रेट भी चेंज होगा, ठीक है? और लोन गिविंग टेकिंग जो भी चीज़ है वो सारे एडजस्ट हो जाएँगे। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट बस एक पे फोकस करता है कि रेपो रेट को कैसे एडजस्ट करना है कि मार्केट में सारी चीज़ें अपने आप ही एडजस्ट हो जाएँ, ठीक है? तो ये चीज़ रहता है। अब उसके बाद जो है हम लोग यील्ड डिस्कस कर रहे थे। तो यील्ड यील्ड कर्व क्या होता है जैसे सारे जो भी कंट्रीज़ हैं उनका अपना एक सोवरेन बॉन्ड यील्ड जो है वो इश्यू करती हैं। तो जिससे कि फॉरेन लेंडिंग और बोरोइंग जो है हो सके। तो जैसे इंडिया है तो वो भी अपना सोवरेन बॉन्ड इश्यू करता है, उसपे कुछ इंटरेस्ट देता है। तो जिसका हम लोगों ने डिस्कस किया था 5 टू 10% जो कि है, ठीक है? तो ये हमारा क्या होता है कि एसेट मनी और हमारा बॉन्ड मार्केट ये इक्वल रहता है, मतलब एडजस्ट कर लेता है अपने आप का। कि मान लो कि यहाँ पे अगर 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और कहीं और बढ़ के 10% हो गया, तो यहाँ से लोग निकाल के वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जब तक कि एक जो है इक्विलिब्रियम लेवल पे दोनों ना आ जाए। तो ऐसी जो है चीज़ें एडजस्ट करती हैं कि कहीं और ज़्यादा रिटर्न मिलने लगेगा, तो बॉन्ड को जो है फिर हम डंप करने लगेंगे। तो ये चीज़ें हमने देखी थी कि अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है, तो यील्ड भी ज़्यादा रहेगा, कम है तो कम रहेगा, ठीक है? अब इसमें जो है एक मैं टेबल यहाँ पे बना देता हूँ कि जैसे ऐसे टेबल बना देता हूँ, आप लोग देख लेना, है ना? ये टेबल देख लो। अभी यील्ड के बारे में सारा पॉइंट यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि यील्ड पे क्योंकि यूपीएससी में कई बार पूछ चुका है और कहीं और एग्जाम में भी पूछ सकता है और आगे भी आपके यूपीएससी में आ सकता है कि
ओवरऑल क्या हो रहा है कि यील्ड का यूएस में क्या स्टेटस है कि यील्ड रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इंडिया में क्या बता रहा है इकोनॉमिक सर्वे कि यील्ड अभी जो है ग्लोबल डिमांड वीकेंड के वजह से लगभग थोड़ा बहुत डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और फिर चाइना की बात करें तो चाइना में हमारा यील्ड रेट क्या हो रहा है, ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो चाइना की सिचुएशन हमने डिस्कस कर ही ली थी। तो ये तीन चीज जो है बेसिकली आपको यहाँ मिलेगा। अब एक चीज और देखो इसमें, ये तो डिस्कस कर लिया था कि यील्ड कर्व जो है इंडिया में डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तो इसके ये दो रीजन हमने जो है ये कल डिस्कस कर लिया था। अब इसमें जो है आगे हम लोग देखते हैं। तो चाइना, अब एक चीज ये देखो कि चाइना का रियल इनकम कम हो रहा है ना। तो मार्क मनी की जो डिमांड है वो जो है वहां पे कम हो रही है, तो जिसके वजह से जो है यील्ड इंक्रीज हो रहा है। मैं एक ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे, फिर तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ये चीज दी नहीं हुई है, आप लोग को बता रहा हूँ कि बस समझ में आ जाए। अब ये देखो, ये ऐसे ग्राफ है, ठीक है। अब ये जो है आपका मनी सप्लाई है, ऐसे मनी सप्लाई एमएस, थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा है। ये आपका मनी डिमांड है, ये आपका मनी डिमांड है। तो चाइना में और ये क्या है, आर आर ओ आई है, ये इधर वाला एक्स एक्सिस आर ओ आई है, और ये आपका मनी सप्लाई है, और ये आपका मनी डिमांड है। तो ये किस सिचुएशन में आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्योंकि चाइना में मनी की डिमांड कम हो रही है। तो ये एक तो ये हो जाए कि आपका मनी डिमांड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाए डाउनवर्ड, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपका मनी सप्लाई जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए यहाँ पे, तब कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है मनी सप्लाई, ये हो रहा है किस वजह से, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के वजह से, है ना, जो हमने यूएस में डिस्कस किया था, है ना। और फॉल इन मनी डिमांड के वजह से जो हो रहा है, ये हो रहा है आपका मनी डिमांड जो है ये यहाँ से जो है आपका y0 से ये मान लीजिए कि y1 तक आ गया इस पे, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपका चाइना में जो है स्लो इकोनॉमी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पे यील्ड का कनेक्शन जो है ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है आपको ऐसे बताना है। हालांकि यील्ड का रिलेशन जो है और भी फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, बट ये जो है आपका मेन रीजन है। तो अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी की वजह से हो रहा है, जो अभी हमने ग्राफ में देखा कि आपका मनी सप्लाई का जो है राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर मनी की डिमांड और वो रियल इनकम की डिमांड जो कम हो रही है, तो वो ज्यादा डेंजरस सिचुएशंस होता है। बहरहाल ये तो आ, दूसरी चीज है। अब इसमें ये देखो, अब हम लोग आते हैं जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लीडिंग टू ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। तो अब इसमें एक ये जियो पॉलिटिकल रिस्क है। आपका ग्राफ ये I18 वाला देखो, कि ये वाला सिचुएशन, अभी ये वाला जो सिचुएशन दिखा रहा है, इसमें ये दिखा रहा है कि ये यहाँ पे स्टेबल हो गया है, ठीक है, स्टेबल हो गया। और तो अब इसमें अब ये वाला जो दिखा रहा है कि ये तो आपका जुलाई टू अक्टूबर 2024 तक था जियो पॉलिटिकल रिस्क। ये है आपका ये जो यहाँ पे इंक्रीज वाला हो रहा है, ये है जून टू सितंबर। तो ये वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंक्रीज हुआ है, तो इसका रीजन ये बताया है टेंशन इन मिडिल ईस्ट, ठीक है।
तो जिसके वजह से ऑयल प्राइसेस, गुड प्राइसेस, फ्राइट चार्जेस की वजह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ा है और वो भी कैसा है, स्टैगफ्लेशन, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है आपको बतानी है। और दूसरा ट्रम्प टेरिफिकेशन, तो फर्दर ग्लोबल स्लो डाउन किसके वजह से हुआ है कि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड जो है कम हो गई, आईटी एक्सपोर्ट की हो गई कम, जेम्स एंड ज्वेलरी की। तो ये सारे जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है? अब एक चीज़ ये देखते हैं आगे कि ये क्या है आपका, ये एडवांस एस्टीमेट है, एडवांस एस्टीमेट ऑफ ग्रोथ है। अब इसमें जो है ना इन्होंने डाटा जो है एक्स्ट्रापोलेट किया है, मतलब कुछ क्वार्टर का लेके इन्होंने पूरा 2025 का निकाला है, ठीक है? एडवांस एस्टीमेट है। तो अब इसमें आप ये देखो कि अब इसमें 2-3 चीज़ ध्यान दो कि एक चीज़ ये जो है 2015 से लेके 2022 तक जो है फिस्कल ईयर का एवरेज का अभी के फिस्कल ईयर 25 से जो है इन्होंने कंपेयर किया है, ठीक है? तो डाटा मैंने बता दिया, 25 कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन इन्होंने एक्सट्रापोलेशन डाटा लिया है, एडवांस एस्टीमेट लिया है। तो अब इसमें ये देखो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लास्ट लास्ट 8 7-8 साल के एवरेज से ज़्यादा है हमारा, है ना? तो और आपका जो है ये इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री भी। अब एक चीज़ आप इसमें ये देखो ना, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड है और यहाँ पे जीडीपी है। तो एक आपको मेन डिफरेंस ये समझ में रखना है कि जो हमारा जीडीपी होता है वो डिमांड साइड होता है और जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है ये होता है सप्लाई साइड। ये वैल्यू एडिशन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है? तो हमने कितना वैल्यू एडिशन किया है वो है और ये जीडीपी, ये डिफरेंसेस है, ठीक है? तो बाकी 2015 इसमें इसमें एक चीज़ और देखना कि 2021 और 22 इन्होंने जो है इसमें निकाल दिया है। सॉरी ये 24 तक है। तो जो जो ऐसे ईयर हैं उसको जो है इन्होंने निकाल दिया है। तो अब इंडस्ट्री का देखो, इंडस्ट्री भी प्लस में है ना? ज़्यादा इंक्रीज़ है और जो है आपका सर्विसेज़ जो है, सर्विसेज़ भी जो है ये आपका कम गया है, ठीक है? तो हमारा इंडस्ट्री जो है वो प्लस में है, लास्ट डिकेड से कंपेयर करें तो एग्रीकल्चर जो है ये कह सकते हो कि प्लस प्लस में है, सर्विसेज जो है ये नेगेटिव में है, ठीक है? तो ये चीज़ है तुम्हारे इस डाटा में, तो कहीं पे भी आएगा तो ये चीज़ बताना है आपको। अब इसमें आगे देखो कि अब जैसे ये एग्रीकल्चर वाला जो है बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर वाले में जो है इतना इंक्रीज कैसे मिला है? तो अब एक इसमें ये दिखा रहा है कि हमारा गुड मानसून था, रूरल डिमांड हाई था, तो जिसकी वजह से हमारा कंजप्शन भी जो है हाई था 61.8, ठीक है? अब इसमें ये देखो कि अब इसमें एक चीज आपको ये यहाँ पे याद रखना है, कभी भी आप कोई भी इकोनॉमिक्स की चीज पढ़ रहे हो तो जहाँ पे आपको ऐसी कुछ डिफरेंसेस मिले उसको पहले पॉइंट आउट कर लेना है। तो आपका रूरल डिमांड हाई है, रूरल कंजप्शंस बढ़ा है, गुड मानसून्स की वजह से जो फार्मर्स हैं उनके पास ज़्यादा इनकम आ गई होगी या जो भी है। लेकिन हमारा अर्बन जो कंजप्शन है वो मॉडरेट रहा है ना? तो एक चीज़ ये आप लोग को जो है ध्यान रखना है। तो अब ये लगभग 61.8 है और जहाँ तक मुझे याद है ये आई वाला जो है 19% के करीब है और ये आपका जी जो है ये 10% के करीब है।
तो 61.8 और ये आपका 19 और ये आपका 10, तो ये हमारा x माइनस एम वाला बहुत कम बचा। ठीक है, तो अभी इस पे डिस्कस करेंगे कि आखिर इस पे डिस्कशन क्या है, आप लोग फिर समझ जाओगे कि बेसिकली डिस्कशन क्या चल रहा है। अभी आगे डिस्कस करेंगे इसमें। तो अब एक चीज ये देखो, ये ग्राफ बस समझ जाओ कि ये बता रहा है कि कैसे जो है डी सीजनल ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। मतलब ये है कि उसको डाटा को जो है ना स्मूथ बनाया है इन्होंने। डी सीजनल का मतलब ये है कि मतलब बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे रहेगा ना, तो उसको ऐसे एक सीधे लाइन बना देंगे, ये है। तो अब इसमें आप ये देखो, ये आपका जो है ग्रॉस वैल्यू एडिशन हम देखें, ग्रॉस वैल्यू एडिशन तो प्री पेंडेमिक लेवल वाला है ये डॉट डॉट जो है, तो यहाँ पे ये रिकवर कर गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर देखो प्री पेंडेमिक लेवल से बहुत ऊपर है, तो ये क्या है आपका, ये परफॉर्म्ड वेल हो गया। और फिर इंडस्ट्री में देखो, इंडस्ट्री में क्या है कि आपका जो है लगभग लाइन से एकदम हल्का सा ऊपर है, तो इसका हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री ने जो है कैचअप कर लिया है। अब आगे डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्री ने कैचअप किया है लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग और वो जो है अभी अभी डिस्कस करते हैं। और हमारा सर्विसेज सेक्टर क्या है कि वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं किया है। ठीक है, तो ये देखो ये डॉट डॉट वाली लाइन है उसके जस्ट जो है नीचे है। अब इसमें ये पॉइंट चीजें पॉइंट आउट करने की है कि इंडस्ट्री हमारा कैचअप तो कर गया है ना, तो वो बस हुआ है हमारा किसके वजह से, कंस्ट्रक्शंस की वजह से। ये वाली जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये कंस्ट्रक्शन वाला देखो कि बहुत वेल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर कंस्ट्रक्शंस को हम लोग निकाल दें तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है अभी भी जो है प्री पेंडेमिक लेवल तक नहीं आ पाया है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपको देखने हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री हमारा कैचअप कर गया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा अभी भी रिकवर हो रहा है, प्री पेंडेमिक लेवल तक अभी भी नहीं आ पाया। ठीक है, तो अब इसमें जैसे इंडस्ट्री सब सेक्टर की बात करें तो हमारा कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन है ना, और हाउसिंग सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ है, फिर इलेक्ट्रिसिटी और गैस वाटर में ज़्यादा है, और मैन्युफैक्चरिंग में जो है अभी भी नहीं हुआ है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हुआ है, अब इसका 3 रीज़न जो है आप लोग को नोट डाउन कर लेना है या याद रखो कि पहला तो ये कि मिसिंग मिडल्स है ना, एक वर्ड इकोनॉमिक सर्वे ने यूज़ किया है मिसिंग मिडल। मतलब ये है कि हमारा बीच के लेवल का मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनीज नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि रिजिड हमारा लेबर लॉ है जिनकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और मिडिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की डिमांड अभी स्लो है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक अभी है। तो अभी हमारा इशू जो है यहाँ पे मेन किस में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, ये हमारा लैग कर रहा है। तो अब इसमें और भी सारी चीजें ऐड कर सकते हो, आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक में क्या आ जाएगा कि जैसे इनको जो है मिडिल के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं उनको जो है रोड, इलेक्ट्रिसिटी और कई सारी चीजें जो है इनको नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडस्ट्री की बात। अब आते हैं हम लोग सर्विसेज में। अब सर्विसेज में देखो क्या है कि सर्विसेज में जो है इसमें भी, इसको भी आपको 2 पार्ट में देखना है सर्विसेज में, कि सर्विसेज में हमारा फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा तो हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट अभी धीरे धीरे कैचअप कर रहा है। तो इसको मैंने एक वर्ड दे दिया है जिसका नाम है
हिस्ट्री क्राइसिस इफेक्ट, मतलब अभी भी वो जो है डिमांड डिमांड शॉक में जो है वो सेक्टर है, अभी भी वहाँ पे इंक्रीज देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो एक चीज तो आपकी ये हो गई। अब आगे देखते हैं कि हाँ, तो ये ग्रोथ जो है हमारा बेसिकली किसकी वजह से ड्राइव हो रहा है? एक तो एग्रीकल्चर और दूसरा सर्विसेज। तो जिसमें सर्विसेज हमारा रिकवर्ड हो गया है और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्या है कि इंक्रीज में है, क्योंकि गुड मानसून और खरीफ क्रॉप की बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिली है। और ये भी था उसमें इकोनॉमिक सर्वे में लिखा कि रबी क्रॉप का भी जो है अच्छा प्रोडक्शंस जो है होने वाला है। और उसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और या ध्यान देने वाला है ना कि हमेशा ऐसा होता है ना कि जब बम्पर क्रॉपिंग होती है कि तो प्राइसेज़ क्रैश हो जाते हैं, तो अभी वो सिचुएशन नहीं है। अभी फूड के प्राइसेज़ जो हैं वो बहुत हाई है। और रबी क्रॉप जब उसका परफॉर्मेंस इन्होंने देखा कि बहुत अच्छा होगा, तो थोड़ा बहुत इन्होंने अंदाज़ा ये लगाया कि फूड इन्फ्लेशन जो है, ये थोड़ा-सा नीचे जाएगा, ठीक है? तो ये आप लोग जो है थोड़ा-सा देख लेना। तो एक चीज़ तो फिर ये हो गई। अब तो अब जो है गवर्नमेंट इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रीज़न क्या-क्या बता रहा है ना? तो ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? कि क्या-क्या रीज़न बता रहा है। तो थोड़ा-सा ये कह रहा है कि 6% था और क्वार्टर 1 में जो है और क्वार्टर 2 में जो है थोड़ा-सा मॉडरेट हो गया है। तो इसके जो है 3 रीज़न इन्होंने जो है बताया है। ये आपके 3 स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ सकते हैं क्वेश्चन या वैसे भी आ जाएँ, तो ये आपको ध्यान देना है। तो पहला उन्होंने रीज़न ये बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन इसलिए हुआ है क्योंकि एक्सटर्नल डिमांड जो है डिक्रीज़ हुआ है हमारा, ठीक है? और दूसरा क्या बताया है कि हमारा मानसून अच्छा तो रहा है, लेकिन वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा रहा है। हमारा माइनिंग सेक्टर जो है वो डिसरप्ट हुआ है, ठीक है? और ये लास्ट वाला रीज़न ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों इन्होंने लिखा है। इन्होंने ये लिखा है कि वेरिएशन इन टाइमिंग ऑफ फेस्टिवल, मतलब फेस्टिवल का टाइमिंग और प्रोडक्शन का जो है, जो टाइमिंग होता है वो मिसमैच हो गया है। तो ऐसा कुछ इन्होंने रीज़न बताया था, मतलब आपको बस इस पे ध्यान देना है, ये तो बस ऐसे ही इन्होंने ऐड कर दिया। अब जो है तो ये अब ये ग्राफ देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है मॉडरेट हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ देखोगे कि ये इंक्रीज़ हो रहा है न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर की वज़ह से। तो ये तुम्हारा पीएमआई भी जो है यहाँ से ऐसे इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो जैसे-जैसे वो फ़ॉलो करेगा वैसी-वैसी मैंने बताया भी था पीएमआई जो है जो पीएमआई इंडेक्स निकालते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे न्यू ऑर्डर्स कितने हैं। तो न्यू ऑर्डर्स अगर इंक्रीज़ होंगे तो वो आपका ब्लू लाइन वाला भी इंक्रीज़ होगा अगर ऑरेंज लाइन में इंक्रीज़ आ रहा है तो, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। और ये कुछ जो है आरबीआई का जो इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे होता है, तो उसमें इन्होंने जो है कुछ ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन बताया है कि प्रोडक्शन और बिज़नेस सिचुएशन, कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन और एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ों में जो है इंक्रीज़ देखने को मिली है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारा कम हुआ है, तो बहुत एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बिज़नेस और इम्प्रूव होगा, ठीक है? ये हो गया। अब ये क्या है एनालिसिस ऑफ जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर कैटेगरी। अब इसमें ये है कि 6% जीडीपी ग्रोथ बता दिया और ये बता दिया कि रूरल हाउसहोल्ड जो है इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ जो है ये मैंने ऐड कर दिया है कि नाबार्ड का एक आता है रूरल इकोनॉमिक कंडीशन एंड सेंटिमेंट सर्वे। तो उसमें भी इन्होंने ये बताया है कि हमारा जो
रूरल कंजप्शंस हैं वो इंक्रीज हुए हैं, है ना? तो इसीलिए वो कंजप्शन वाला जो हम लोग पोर्शन देख रहे थे 61.2 या जो भी था, वो अभी तक का सबसे ज़्यादा है। ये देखो ना येलो वाला ग्राफ देखो, तो ये देखो अभी तक का सबसे ज़्यादा जो है ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये वाला ग्राफ देखो ये 61.2 अभी तक का 2012 से अभी तक का सबसे हाईएस्ट है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बट मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि अर्बन डिमांड में जो है हमारा मॉडरेशन आया है, ठीक है? इसी का पर्टिकुलर एरिया है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप म्यूट कर लें। तो भाई मोहम्मद आसिफ वैसी भाई बंद कर दो माइक। ये क्या है कि मॉडरेशन इन अर्बन डिमांड, मॉडरेशन कैसे आ गया है? तो इसके कुछ इंडिकेटर हैं जिसके वजह से इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि ऑटोमोबाइल की सेल कम हो गई है, ठीक है? एफएमसीजी सेल्स कम हो गई है, तो इसके वजह से हमारा क्या हुआ है कि हमारा ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, तो लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा कम है, तो फिर कार और की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है? और एफएमसीजी हमारा क्या होता है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है? जिसमें फूड एंड बेवरेज और पर्सनल केयर और हाउस होल्ड केयर ये सब सारी चीजें आती हैं, वो आप लोग को पता होगा अच्छे से। तो इन दोनों का जो है डिमांड कम हुआ है, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि देयर इज मॉडरेशन इन मॉडरेशन इन अर्बन डिमांड, ठीक है? तो खैर आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट कहाँ है। हाँ, एक चीज जो है यहाँ पे आप लोग को ये देखना है कि ये बता रहा है कि मॉडरेशन इन जो अर्बन में था वो क्या था, किसकी वजह से ज्यादा था? रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है? रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है मॉडरेशन है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो इसमें जो है इन्वेंट्री ओवरहैंग है वो 23 मंथ का है। 23 मंथ का मतलब ये है कि जो भी फ्लैट्स या जो भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो 23 मंथ के अंदर जो है वो सेल हो जाएंगे, ठीक है? ये चीज है। अब ये आपका जो है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इसमें ये बन रहा है कि हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है 2011 के बाद इंक्रीज क्यों नहीं हुआ है, ठीक है? तो इसमें सबसे बड़ा रीजन यही है कि वीक डिमांड हाइपोथेसिस, है ना? वीक डिमांड हाइपोथेसिस की वजह से। और तो अब थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री देख लो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है कैसे कैसे इंक्रीज हुआ था फिर कम हो गया। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है देखो 1980 में इंक्रीज हुआ था, ठीक है? लगभग 10% जो है 50-60s में था, 27% ये इंक्रीज हो गया आपका 2007-8 में, फिर 2011 के बाद जो है ये 19% तक 21 में जाके जो है ये 19% तक हो गया। तो अब इसमें ये क्या कह रहा है मैं बता रहा हूँ कि वीक डिमांड किसके वजह से बताया है इन्होंने। वीक डिमांड बताया है हमारा प्राइवेट सेक्टर में किसके वजह से? एक तो बताया है इनइक्वालिटी की वजह से, है ना? कि इनइक्वालिटी की वजह से कैसे हो रहा है कि मान लीजिए सपोज कि रिच जो है बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और उनकी उनकी प्रॉफिट बढ़ गई है जो रिच है, और जो पुअर है उनकी उनकी प्रॉफिट जो है वो कम हो गई है। अब जो आपका रिच है वो सेव मोर कर रहा है बट इन्वेस्ट मतलब बचा बहुत जा रहा है और खर्चा कम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? आपका डिमांड तो कम होगा, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो एवरेज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो क्या होगा? वो ये कम होगा, ठीक है? तो इसके वजह से जो है वीक डिमांड हाइपोथेसिस का जो है वो चीज बन रहा है। और दूसरा क्या कि शेयर ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है ना?
और आपका वेज शेयर जो है उसमें कम हो गया है। तो हमारे सबसे ज्यादा कंजप्शन कौन करते हैं? जो मिडिल ग्रुप वाले हैं और जो लोअर ग्रुप वाले हैं, तो उनका अगर रियल वेज उस हिसाब से इंक्रीज नहीं करेगा तो फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। तो साफ साफ थ्योरी जो है ये वही कह रही है ना। तो हमारा फिकी और क्वेस्ट का भी जो है डाटा है कि 0.8% टू 5.4% तक जो है हमारा इंक्रीज हुआ है नॉमिनल वेज, जबकि हमारा इन्फ्लेशन 6.1 रहा है, फूड इन्फ्लेशन 7% रहा है। तो ये चीज है। तो इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से लिख दिया है कि कॉल्डोर का एक मॉडल है कि जब ऐसी सिचुएशंस होती है ना, जब ऐसी प्रॉब्लम होती है कि प्रॉफिट शेयर बहुत इंक्रीज हो जाए और इन्वेस्टमेंट ना आए, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है? विडो कर्स, है ना। अमीर जो है कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन फिर उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कमाते और वही पूरा इन्वेस्ट कर देते तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो ये है। और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक प्रॉब्लम आ रही है टाटा की। जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो वो क्या कर रहा है कि एक तो हमारे फॉर्मल सेक्टर बहुत कम है ना। तो उन फॉर्मल सेक्टर के बेसिस पे जो है 20% हमारे फॉर्मल सेक्टर है, ठीक है। उसमें से भी जो 58% है उनका बस जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है। तो एक तो इसके वजह से भी ये जो है आपका कंजप्शन लॉस हो रहा है। और एक चीज आपको इसमें और एक चीज समझनी है कि हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो 70-80% है। वो इनफॉर्मल सेक्टर और ये पीरियडिक लेबर फोर्स जो ये सर्वे निकालते हैं, ये क्या करते हैं कि 20% फॉर्मल सेक्टर के कुछ जो एरियाज हैं उसके बेसिस पे जो है ये पूरे ओवरऑल सेक्टर को बता देते हैं कि ऐसे ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे जो है डाटा का भी इश्यूज है। अब इसमें जो है ना, बस थोड़ा सा एक चीज ये बताऊंगा, ये समझ जाओगे कि ये क्या लिखा है। ये एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है इकोनॉमिक सर्वे में लिखा नहीं है, बस मैंने लिख दिया आप लोग को समझाने के लिए कि वाई देखो हमारा इसमें क्या है कि इनकम है और ए है एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली गवर्नमेंट कह रहा है कि हम स्टेबल और इंक्लूसिव हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने इनकम को बहुत अच्छे से मैनेज कर ले रहे हैं कि जितना हमारा इनकम है उसी के अंदर जो है हम कोशिश कर रहे हैं खर्च करने की, है ना। तो जिसको हम लोग कहते हैं फिस्कल प्रूडेंस। तो ये हमारा वाई जो है ये इनकम है और ये एग्जॉशन जो है उसी के अंदर जो है हम अपना खर्च कर रहे हैं। तो ये हम करेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कम होगा, है ना। तो इसके वजह से हमारा क्या होगा? हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा, है ना। तो ये और हमारा x माइनस एम बी जो है बैलेंस हो जाएगा। तो ये ग्राफ देखोगे ना तो इसमें देखो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना ये आपका 0.7 है। 0.7 यहाँ पे 0.7 है, ठीक है। अब अब इसमें एक चीज ये देखो। अब गवर्नमेंट ये कह रहा है, जो सेकंड वाला ग्राफ है जो ऐसे बना हुआ है, कि एक तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इवन इवन जो है हमारा बहुत ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को डिवैल्यूएशन कर दिया कि अब उनको बहुत ज्यादा ज्यादा जो है टैक्स पे उनका राइट दे दिया। तो इनका फंड कम होते हुए भी जो है ये रेड वाली लाइन ये बता रही है कि गवर्नमेंट ने जो है अपना एक्सपेंडिचर फिर भी कम नहीं किया, है ना। जो 24.6 दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन जनरल गवर्नमेंट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसके बाद भी जो है गवर्नमेंट ने कम नहीं किया, ठीक है। तो
अब अब इसके आगे देखो, फटाफट देख लेते हैं। हाँ, तो ये मोदी 2.0 क्या है कि मोदी ने जो है, जो एनडीए गवर्नमेंट ने जो है, या जो भी मान लो, हालांकि हम लोग जो है ना, हम लोग को किसी भी गवर्नमेंट का राइटिंग में नाम नहीं लेना है, बस हम लोग को जो है ना किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखना है। जो इकोनॉमिक सर्वे में एज इट इज है, आपको टेक्निकलिटी लिखना है। तो अब इसमें ये कह रहा है कि बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गोल्डन रूल ऑफ पब्लिक फाइनेंस जो है अडॉप्ट किया है। गोल्डन रूल ऑफ पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है कि दे हैव अडॉप्टेड मैजिक ऑफ डुअल इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। डुअल इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे उन्होंने ज्यादा खर्च किया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा खर्च करने से क्या हुआ है कि एक तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ी है और एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ी है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मान लो रोड, डिफेंस, रेलवे और इन सब पे हम लोग गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर रही है, तो उससे और भी जो सेक्टर है वो भी ग्रो करेंगे, है ना। तो ये चीज है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का टोटल एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ है यहाँ पे कि 75% इन्होंने जो है डिफेंस, रेलवे, रोड और ट्रांसपोर्ट पे जो है खर्चा किया है। तो ये ग्राफ देख लो कैसे इंक्रीज हो रहा है 2021 से, है ना। तो ये क्या है, यूनियन कैपिटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो है आपको समझना है। अब आते हैं स्टेट फाइनेंस में। अब स्टेट फाइनेंस में देखो एक चीज ये आ रही है कि ग्रेटर रिलायंस ऑन शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। तो ये लिखा हुआ है स्टेट विथ हायर ओन रेवेन्यू टैक्स, है ना, ओ आर आर लिखा है, इसका मतलब ये हुआ ओन रेवेन्यू टैक्स, है ना। तो ये तो उनका रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, और ये जो है उन आर आर हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जो स्टेट जिन्होंने अपने से खुद ज्यादा जो है टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया है, उसका ये बता रहा है कि उनका फिजिकल जो स्टेटस है वो बाकी स्टेट से बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। अभी ये ग्राफ देखोगे, अब इसमें एक चीज ये देखो, ये जो सेकेंड वाला ग्राफ ये बता रहा है कि जो इसमें जीएसटी हो गया, है ना, जीएसटी हो गया, स्टैंप रजिस्ट्रेशन हो गया, सेल टैक्स हो गए, तो ये सारे जो है टैक्सेस में इंक्रीज देखने को मिला है, बस लैंड रेवेन्यू वाले में नहीं हुआ है। तो अदरवाइज सारे में जो है आपको इंक्रीज देखने को मिला है। तो एक चीज मैं ये कह रहा था कि देयर इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फिस्कल स्पेस। मतलब जो भी स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उनका फिस्कल हेल्थ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ देखो, इसमें इसमें क्या है, ये वाला ग्राफ में, ये वाला, इसमें ये क्या है, वेरिंग डिग्री ऑफ कैपिटल आउटले एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें इधर वाले जो स्टेट हैं वो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इतना पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं, ये वाला कम कर रहे हैं। तो अब इसमें सबसे लास्ट में देखो पीबी लिखा हुआ है, पंजाब है। तो इसका मतलब ये है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में पंजाब नहीं खर्च कर पा रहा है, हो सकता है कि फूड सब्सिडीज में या इन सब में ज्यादा खर्च करता हो, है ना। तो ये चीज है। अब इन्फ्लेशन के फ्रंट पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इन्फ्लेशन देखो, एक तो आपका स्टेबल कोर इन्फ्लेशन हो गया, एक तुम्हारा क्या हो गया, वॉलेटाइल फूड इन्फ्लेशन। अब इसमें जो है आप ग्राफ देखो, तीन लाइन है, एक रेड, ब्लू और ग्रीन। तो इसमें ये देखो कि ये आपका रेड वाला क्या है, वो आपका कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन है, जो ज्यादा था हमारा, लगभग 8% से ज्यादा था वो दिसंबर 2024 तक। अब कम हुआ होगा, देख लेना तुम लोग। अब इसमें ये देखो, ब्लू लाइन हमारी क्या है, सीपीआई इन्फ्लेशन है, और ग्रीन लाइन हमारी कोर इन्फ्लेशन है।
तो ये दिखा रहा है कि जब रेड लाइन इंक्रीज हुई है तो हमारा कोर ये सॉरी सीपीआई इन्फ्लेशन भी हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अब फूड इन्फ्लेशन में भी इकोनॉमिक सर्वे ये बताना चाह रहा है कि टॉप जो कमोडिटीज हैं अगर हम उसको निकाल दें, टॉप कौन से होते हैं, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल होते हैं फूड इन्फ्लेशन में, उसको निकाल दें तो हमारा 4.5 ही है। अब वो उसमें आ जा रहा है तो हमारा लगभग 8 से ऊपर है। तो ये आपको पता लग गया कि फूड इन्फ्लेशन में भी किससे ज्यादा जो है वोलेटिलिटी है। अब एक ये चीज इसमें ये कह रहा है कि जब तक ये रेड वाली लाइन नीचे नहीं आ जाए, ये फूड इन्फ्लेशन वाली, तब तक जो है गवर्नमेंट रेपो रेट नीचे नहीं ले आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि वो एकदम से अगर कोई ऐसी चीज कर दें और ये जो है रेड वाली लाइन इंक्रीज हो जाए तो एक मार्केट लैग होता है, फिर वो वेज प्राइस फूड स्पाइरल हो जाएगा। तो ये चीज आपको हो जाएगी, इसीलिए इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है ये, क्योंकि अगर वहां पे हमने रेपो रेट कम कर दिया तो पता लगा कि ये भी इंक्रीज हो जाएगा तो फिर इसको भी बढ़ा देगा और ये ग्रीन वाले को भी बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये आप लोग को जो है इसमें कोर चीज समझना है। अब धीरे धीरे जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या है। अब एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी, अब एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी में देखो क्या क्या है एक्सटर्नल सेक्टर में। ये आपका जो है ना स्टेट ऑफ द इकोनॉमी वाला जो इकोनॉमिक सर्वे, लगभग सारे सेक्टर जो है ये कवर हो जा रहा है। तो किसी भी सेक्टर से अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं लॉजिक वाला तो आप लोग यहाँ के समझ से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये देखो कि अब ये थोड़ा सा ग्राफ मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें क्या हो रहा है कि आ, हमारा जो है सबसे ज्यादा निगेटिव में जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, जो गुड्स एंड सर्विसेज फिजिकल में होते हैं, ये येलो वाली लाइन। पॉजिटिव में हमारा सर्विस ट्रेड बैलेंस है और हमारा नेट प्राइवेट ट्रांसफर है, जो भी लोग वहां कमाते हैं बेचते हैं ये सब। तो ये इतना निगेटिव ये इतना पॉजिटिव, ये मिला के हमारा ग्रीन लाइन किस पे आ रहा है, -1 पे। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन है कि एक्सपोर्ट में हमारा पेट्रो एक्सपोर्ट जो है वो मॉडरेट हो गया है, नॉन पेट्रो एक्सपोर्ट की इंक्रीज बढ़ी है। ठीक है, ऐसे हमारे इंपोर्ट्स में क्या हुआ है कि नॉन गोल्ड नॉन ऑयल इंपोर्ट जो है बढ़े हैं। तो ओवरऑल फिर भी हमारा इंपोर्ट ज्यादा रहा है एक्सपोर्ट से, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये देखोगे यहाँ से लगभग Q4 से जो है यहाँ Q4 से जो है यहाँ पे हमारी ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हुई है ग्राफ में। ठीक है, जो कि तो वो -1 कह रहा था मैं, लेकिन एग्जैक्ट में वो -1.2 है, वही 1.2 ऑफ जीडीपी है। अब इसमें ये तो खैर देख लेना लोग, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। और तो हमारा अभी जो करंट में जो जनवरी तक फॉरेक्स था वो कितना था, 634 बिलियन, जिससे हम जो है 90% एक्सटर्नल डेब्ट और 10 मंथ का इंपोर्ट जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ट्रेड स्ट्रेटजी क्या कह रहा है कि कैसा होना चाहिए। तो ट्रेड स्ट्रेटजी हमारा बेसिकली इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि शॉर्ट रन, मीडियम रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हमारा क्या होगा कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन डाइवर्सिफाई करने हैं, मतलब कुछ कुछ मान लो कि अफ्रीका के जो कुछ कंट्री हैं तो वहाँ हमें नया डेस्टिनेशन सर्च करना है कि हम वहाँ पे कुछ नई चीजें भेजें, या नया कोई और कंट्री मिले तो वहाँ के हम लोग डिमांड को समझ के वहाँ कोई नई चीजें भेजें। ठीक है, फिर मीडियम रन में क्या है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। ठीक है, और फिर लॉन्ग रन में हमारा क्या है कि हाईटेक पार्टनरशिप्स करनी है,
सेमीकंडक्टर में हमें अपना रिसर्च करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग करना है, और क्वांटम टेक्नोलॉजी का है। तो मतलब जितना भी आगे हमारा एआई, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे फील्ड है। तो ये मैंने समराइज कर दिया है। अब आ रहा है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में देखो क्या है कि इसमें चैलेंजेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम लोग क्या अभी इसमें पर प्लस चीज है, पॉजिटिव चीज है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो 2-3 चीज याद रखने की चीज है, बस मैंने वो चीज यहाँ पे लिखा है कि पर्सनल लोन का जो है ग्रोथ जो है बहुत हुआ है, ठीक है। अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट है पर्सनल लोन का ग्रोथ। तो अब इससे क्या हुआ है कि आप एक चीज ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा एमएसएमई और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कम लोन गया है, अगर पर्सनल लोन में ज्यादा गया है तो बैंक ने क्या किया है, क्योंकि कई सारे लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हैं, कार पे भी लोन ले लिया, और कई सारा चीजें ले लिया। तो आरबीआई ने क्या किया है कि रिस्क वेटेड जो है अनसेक्योर्ड लोन पे बढ़ा दिया, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए, ये सब हो गए उस पे। तो ये बेसिकली इसलिए किया है कि बैंक जो है थोड़ा सा कॉशियस हो जाए, और जो है पर्सनल लोन में थोड़ा सा जो है कम भेजे, तो उसका रिस्क वाला लोन फैक्टर जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये जो है किया है आरबीआई ने। तो ये देख सकते हो कि 51% फ्रेश एडिशन टू एनपीए फ्रॉम अनसेक्योर्ड पर्सनल लोन जो है हमारा इतना इंक्रीज हो गया, ठीक है, जिसमें हाउसिंग लोन और क्रेडिट कार्ड के जो है ज्यादा है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ जो है हमारा क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज क्या कह रहा है कि देयर इज मिसमैच बिटवीन डिपॉजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ प्रोसेस। मतलब क्रेडिट ज्यादा हो गया और डिपॉजिट कम हुआ है, तो थोड़ा सा मिसमैच भी जो है वो देखने को बैंकिंग सेक्टर में जो है मिल रहा है, ठीक है। ये चीज आप लोग पॉइंट आउट कर लें। अब जो है इस पे आते हैं। तो ये पहली बार हुआ है लगभग जो है डिकेड में, मान लो, या 2004 के बाद से मान लो कि हमारा जो ग्रॉस एनपीए है वो पहली बार 2.6 पे आया है ना। तो ये अच्छी बात है, ग्रॉस एनपीए जो है इतना कम आ गया। और इसका कम आने का जो है यहाँ पे सिग्नल आपको पक्का दिख रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ गई, रिटर्न ऑन एसेट बढ़ गया, ठीक है। और ये क्रेडिट रिस्क एडजस्टेड रेशियो जो है ये आपका ये वो जो है स्टेबल है। तो अब इसमें एक चीज ये जो है आपको देखना है। तो 3 पॉइंट हैं बेसिकली इसमें। एक तो डिपॉजिट क्रेडिट मिसमैच, एनपीए कम हो गया, ठीक है। और फिर अनसेक्योर्ड लोन जो है ये आपके बढ़ गए, ठीक है। और इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ जो है वो आपका स्लो हो गया। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसमें एक ये वाला जो है ना और डिटेल में दिया है बैंकिंग वाला चैप्टर में, जो इकोनॉमिक सर्वे का है, तो वो मैं नोट्स एंड रिटर्न है वो शेयर कर दूंगा, वो वहाँ पे देख लेना। और भी डिटेल में देखना हो तो, क्योंकि बैंकिंग का पार्ट जो है ज्यादा आता है किसी भी एग्जाम्स में। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एज पर एम्प्लॉयमेंट में देखो, एक तो ये सबको पता होगा कि 15 एंड ईयर अबव में जो है पहली बार हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है 3.2% पे आया है, ठीक है। एक तो ये अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात है, अब ये डाटा कहाँ तक सही है वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट कह रहा है तो हमें मानना है। और दूसरा ये कि हमारा ईपीएफओ सब्सक्रिप्शन राइज हुआ है, इसका मतलब ये
कि फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स जो हैं वो बढ़े हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखो तो ये हमारा 3.2% जो है अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम हो गया। तो अब आपको इसमें ये देखना है ना कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम तो हुआ है, लेकिन क्या उसके साथ हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ा है? तो हाँ, वो बढ़ा है, ये देखो 60.1 हुआ है ना? और ये वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो भी बढ़ा है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि कई सारे लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कम हो गया है। तो ये देखना है आपको कि ये कम हुआ है, उसके साथ-साथ हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ा है, ठीक है? अब इसमें आ जाते हैं कि कई सारे जैसे आर नागराज हैं, इन्होंने ऐसे ही इस पे सवाल उठाए हैं कि जो है, जो मैंने डिस्कस भी किया था कि अ, ये जितने भी डाटा है ना, ये करेक्ट पिक्चर नहीं शो कर रहा है। एक तो एमसीए 21 डाटाबेस है, वो कुछ फॉर्मल सेक्टर को लेके निकाल दिया, है ना? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ चाहे जो भी। फिर एक होता है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, तो वो क्या करता है कि वहाँ पे कुछ डाटा लेके इनफॉर्मल सेक्टर का भी वो प्रॉक्सी यूज कर लेता है कि इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो एक आपको जो है यहाँ पे अपवर्ड बायस देखने को मिलता है। और फिर तीसरा क्या है कि डब्ल्यूपीआई यूज करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स एज ए डिफ्लेटर, होना क्या चाहिए सीपीआई। तो ये एक जो है आपको फर्क में मिल जाता है। तो ये हमारा है सारा इकोनॉमिक सर्वे, है ना? अभी तक जो भी इसमें क्वेश्चन आए हैं, चाहे कुछ ऐसा है तो हम लोग 5 मिनट में अभी देख सकते हैं। बाकी मैं ये कहूँगा कि ये नोट शेयर कर दूँगा, तो आप लोग जो है इसमें देखो, एक बार पढ़ो। और बैंकिंग और एग्रीकल्चर वाले पार्ट से बैंकिंग और एग्रीकल्चर वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग एक बार जो नोट्स भेजूँगा बैंकिंग, अब मैं इकोनॉमिक सर्वे पे नहीं लूँगा क्लास आगे, क्योंकि 2 क्लास बहुत है। बाकी जो इकोनॉमिक सर्वे के 2 चैप्टर हैं, एक एग्रीकल्चर और एक बैंकिंग, तो उसका हैंड रिटन नोट्स है वो भेज दूँगा, तो वो एक बार रीड कर लेना, है ना? अदरवाइज़ कहीं से उसकी समरी मिल जाती है तो वो भेज दूँगा, वो पढ़ लेना। क्योंकि एग्रीकल्चर आजकल एक अलग जो है इकोनॉमिक्स से एक अलग सब्जेक्ट माना जाता है पीटी में। और तो वो देखोगे भी जो अभी 20 क्वेश्चन आया है ना, तो उसमें ज़्यादा एग्रीकल्चर के, और इवन मेंस में तो 50 नंबर का अलग ही क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर का। तो एक एग्रीकल्चर वाला चैप्टर देख लो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर बैंकिंग वाला, तो उसका दोनों का हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास, और एक इसका स्टेट ऑफ द इकोनॉमी का। तो ये तीनों चैप्टर एक बार रीड आउट कर लेना, बाकी हमने 2 क्लास में जो है इसको डिस्कस कर लिया है ना? तो बाकी जो अगली क्लास होगी तो वो हम लोग बजट डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है यूपीएससी के जो 20 क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस कर लेंगे। देखो कहीं पे भी यूपीएससी के बाद जो भी पेपर्स होते हैं, जहाँ पे भी आरसीए में, तो उसी टॉपिक पे ज़रूरी नहीं है कि वो एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन, वो एग्ज़ैक्ट स्टेटमेंट जो लिखा है वैसे ही लिखेगा, लेकिन उसी टॉपिक को किसी और तरीके से वहाँ पूछ सकते हैं। तो बाकी हम लोग भी ऐसा करते थे कि बाकी जो एग्ज़ाम्स रहती थी, तो यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वहाँ के सारे क्वेश्चंस देख के जाते थे, और वो क्या-क्या टॉपिक आ रहे हैं, वो देख के जाते थे। तो ऐसे ही आप लोग को भी करना है, और थोड़ा-सा लॉजिक भी अप्लाई करना है। जैसे आरटीजीएस वाला क्वेश्चन आया था, आरटीजीएस जो पेमेंट सिस्टम होता है। तो अगर स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि ये कोई नया सिस्टम आया है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ये कहेगा कि वो और बेटर है ना? तो वो हमेशा रहता है पॉजिटिव नोट में, तो आपको उसी हिसाब से जो है उसमें क्वेश्चन लगाने हैं, है ना? तो अगर उसमें दिया था कि आरटीजीएस जो है 24/7 है, तो 24/7 वाला आंसर रहेगा पॉजिटिव नोट में।
जब आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि भैया सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, 48 आवर का ब्रेक रहता है उसमें पेमेंट सिस्टम में। तो ये थोड़ा सा जो है आप लोग को लॉजिक देखना है कि कोई अगर स्कीम्स की बात कर रहा है गवर्नमेंट, तो वहां पे नेगेटिव पॉइंट शो करने की कोशिश नहीं करेगा वो, ठीक है। तो वो हम लोग जब डिस्कस करेंगे यूपीएससी वाला पेपर तब करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग देख लेते हैं, अदरवाइज आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो। कुछ पूछना है तो पूछ लो सर से, एक दो क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट हो। सर मेरा सवाल है कि आपने बताया था कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें एक्सपोर्ट हमारे कम हुए हैं, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट स्पेसिफिक, मतलब हम हमारा जीडीपी में। तो वो बताया तो मैंने तुम्हें कि जो हमारा ग्लोबल डिमांड्स है वो हमारा वीकेंड हुआ है, उसके वजह से जो है हमारा बेसिकली जो है एक्सपोर्ट सेक्टर में जो है कमी आई है। और एक एक चीज और आपको ध्यान देना है, जो इकोनॉमिक सर्वे ने कहीं ना कहीं लिखा है कि अब जो टर्मोइल आ रहा है ना, तो उसमें थोड़े से इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं कि आपका जो पेट्रोकेमिकल का जो पहले एक्सपोर्ट था वो कम हो रहा है, नॉन पेट्रो के बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इक्वेशन चेंज हो रहा है। और एक चीज ये देखो, जैसे C प्लस आई प्लस जी है ना, प्लस एक्स माइनस एम हमारा एग्रीगेट डिमांड का है, तो हम ज्यादातर ये कहते थे कि हमारा कंजप्शन जो है कम हो गया है, इसके वजह से हमारी जीडीपी जो है सफर कर गई है ना। तो कहीं ना कहीं पहले हम ये कहते थे, तो लेकिन अब इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा है कंजप्शन तो हमारा बहुत अच्छा है, और जो इन्वेस्टमेंट है उस पे जो है इतना बोल नहीं सकते, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उस पे भी नहीं बोल सकते। तो बचा क्या हमारा एक्स माइनस एम, तो एक्स माइनस एम को बताएंगे कि इसके वजह से जो है हमारा कम हो गया है। तो उसमें जो 3 चीज मैंने बताई थी ना वो देखना अभी नोट्स में, कि पहला वही था कि वीक एक्सटर्नल डिमांड है ना, और दूसरा उसमें ये था कि वो चीज कई सारी चीजें चेंज हुई हैं उसके वजह से वो, फिर तीसरा क्या बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जैसे माइनिंग वाइनिंग वाला कुछ सेक्टर है, तो गुड मानसून की वजह से तो हमारा एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ है, बट माइनिंग सेक्टर जो है वो डाउन हुआ है, तो वो भी एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये सारे रीजंस रहे हैं, तो उसको बढ़िया से ऑर्गेनाइज करके कहीं आप पॉइंट आउट करके लिख लेना, बाकी नोट्स में तो दिया ही हुआ है जितना। जैसे गवर्नमेंट जैसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसका कहीं ना कहीं सोर्स रहता है, आप अपने लॉजिक से सोचो वो गलत हो जाएगा, जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है उस लॉजिक से जो जो चीज दिया है बस उससे ज्यादा हमें नहीं बोलना है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ठीक है, फिर क्लोज डाउन करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, थैंक्स अजय थैंक सर। यू सर, थैंक यू सर। ओके।